नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में ऐसे बिरले लोग हैं जिन्होंने अपने 2 साल के राजनीतिक सफर में एक ऐसा मुकाम पाया हो जिसने पूरे देश में उनको लोकप्रिय बना दिया हो। जी हां, ऐसे ही शख्स हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 67 सीटों के साथ दिल्ली में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। ये सरकार कैसी चल रही है, आखिर क्यों है केंद्र सरकार के साथ उनका सास बहू का रिश्ता, आम आदमी पार्टी की आंतरिक राजनीति क्या कहती है और भविष्य के लिए उनके क्या प्लान हैं, आज संवाद में इसी पर बात होगी। अरविंद केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अभी अभी राष्ट्रपति भवन से आ रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने शायद एक मेडन स्पीच दिया आज अपने कार्यकाल के दौरान और स्कूलों में छात्रों से बात की, भारतीय राजनीति पर बात की, भारतीय इतिहास पर बात की। एक बहुत प्रभावशाली भाषण था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानेकशॉ ऑडिटोरियम में बोल रहे थे, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट स्टेट में राष्ट्रपति जी। ये आइडिया कहां से आया? बहुत अच्छा था और जिस तरह से, जिस सरलता के साथ राष्ट्रपति जी ने बच्चों को, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट स्टेट में राष्ट्रपति जी। ये आइडिया कहां से आया? बहुत अच्छा था और जिस तरह से, जिस सरलता के साथ राष्ट्रपति जी ने बच्चों को पूरी इतिहास बताया, उनकी मां कैसे उनकी शिक्षक रही ये बताया। और अब ये देखिए कि 1757 से लेके 2014 तक की हिस्ट्री उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ 1 घंटे में बताई। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि 1.5 महीना पहले मनीष मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आपको तो पता है कि शिक्षा आम आदमी पार्टी के लिए, जिस तरह से हम लोग शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं कि शिक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति जी से कई बार मुलाकात होती है तो उनकी हिस्ट्री का ज्ञान, उनके पॉलिटिक्स का ज्ञान, उनकी इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कितना वो इसके बारे में उनकी समझ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उसने कहा अगर राष्ट्रपति जी एक टीचर्स डे पे 1 घंटे का लेक्चर ले लें, बच्चों के साथ 1 घंटा पढ़ाएं, तो वो टीचर्स के लिए बड़े सम्मान की बात होगी। मतलब पूरी टीचर कम्युनिटी में ये मैसेज आएगा कि टीचर्स का प्रोफेशन कितना नोबल प्रोफेशन है। तो मैंने मनीष को कहा ये होने वाली बात नहीं है, तुम बड़ा वाइल्ड आइडिया दे रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। उसने एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मनीष ने ओमिता जी को फोन किया, जो उनकी सेक्रेटरी हैं। ओमिता जी ने राष्ट्रपति जी से बात की और हमें बिल्कुल आश्चर्य हुआ कि उनका 1-2 दिन के बाद फोन आ गया कि राष्ट्रपति जी मान गए हैं एंड ही इज रेडी फॉर दैट। एंड फिर उसके बाद सारी तैयारियां फॉर्मल में हम दोनों मिलके उनको इनवाइट करने गए और फिर तो सारा मुझे लगा कि आज रियली एक ऐतिहासिक दिन था जो राष्ट्रपति जी ने टीचर्स के सम्मान के लिए। पहली बात तो उनका पूरा सेशन बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से वो टीचर बने 1 दिन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। शायद आजादी के बाद से आज तक कभी हुआ। लेकिन पॉलिटिकल कमेंटेटर तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा शिक्षक दिवस से 1 दिन पहले बात करते हैं, उनके सामने अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति जी को खड़ा कर दिया भाषण देने के लिए। हर चीज में राजनीति मत देखिए। पूरा प्रचार कर दिया, पूरे दिल्ली में पटा पड़ा था कि राष्ट्रपति जी को सुनिए आज आप। नहीं, ये हमारी तब तक तो शायद जब हम तैयारी करनी शुरू की थी, ये कोइंसिडेंस था कि दोनों साथ हो गए। हमने तो तब तक तो प्रधानमंत्री जी का होने वाला है ऐसा लेक्चर कोई आइडिया भी नहीं था दूर दूर तक का। अरविंद जी, सबसे पहले राजनीति से शुरुआत करते हैं, फिर गवर्नेंस पे आएंगे और फिर आपके फ्यूचर प्लान के बारे में। लोग ये कहते हैं आम आदमी पार्टी और खासकर आपके बारे में कि ना खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल का है वही सही है। सारे खाते हैं, सारे बही है, सारी जांच करा रहे हैं ये लोग इनकी सरकार है। मतलब आप तो देख रहे हो किस तरह से केस हो ना हो, हमारे एमएलए को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। आज तक कभी भारत के इतिहास में आपने सुना कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री है उसी राज्य की पुलिस ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ 2-2, 3-3 एफआईआर कर दी? मुख्यमंत्री बनने मेरे खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी। तो हम तो जरा सा कुछ इधर उधर भी कर दें तो सारे बैठे हैं हमारे खिलाफ एफआईआर करने के लिए। तो खाते भी हैं, बही भी है। खाते बही जिस दिन नहीं होंगे ना, ये जेल में होंगे हम लोग। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं, विरोधी तो कहते रहते हैं, उनका काम है, धर्म है उनका। विरोधी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह पॉलिटिकल लीडर है। अगर भ्रष्टाचार होगा तो तानाशाह हूं मैं, बर्दाश्त नहीं करूंगा भ्रष्टाचार को। इसीलिए जनता ने वोट दिया, इसीलिए 67 सीट दी है। जनता को ये यकीन है कि ईमानदार आदमी और बेईमानी बर्दाश्त नहीं करता।
बड़ी बात, आपने पिछली सरकार गिराई थी जन लोकपाल पर, उस जन लोकपाल का आ रहा है अभी इसी सेशन में। कब तक आ जाएगा, क्या प्लान है? लगभग तैयार हो गया, लगभग तैयार हो गया और जल्दी आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब आने वाले सेशन में होना चाहिए। एक्चुअली थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं और अब भी सेंटर को भेजना होगा कि नहीं भेजना होगा, इसको भी एग्जामिन करा रहे हैं। तो कई सारी कानूनी पेचीदगी है जो पिछली बार जिसको डील किया था, तो जल्दी आ रहा है। हमारी तरफ से ड्राफ्ट लगभग तैयार है, अब इसको एग्जामिन करा रहे हैं, सेंटर को भेजने की जरूरत है नहीं है, क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी इसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होगी। दूसरी बात आपने कही थी, इंटरनल डेमोक्रेसी के पॉइंट पर आऊंगा, दूसरी बात आपने कही थी कि पार्टी का एक आंतरिक लोकपाल होगा। अब ऐसा लगता है लोगों को कि ये दोनों गायब है। आंतरिक लोकपाल है सर, हमारे इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव जब भी जरूरत होगी तो है, कोई भी केस रेफर करेंगे तो होगा। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का केस तो आंतरिक लोकपाल ने नहीं टेकल किया। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का केस तो कई लेवल्स ने टेकअप किया, केवल आंतरिक लोकपाल नहीं, कई लेवल्स ने टेकअप किया। उसका नेशनल काउंसिल में जिक्र हुआ, उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव में जिक्र हुआ, सब जगह जिक्र हुआ उसका। पर वो लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह, दोनों का आरोप है कि पूरी तरह पॉलिटिकल ऑर्केस्ट्रेटेड था। अब मतलब नेशनल काउंसिल बैठे तो सारा ऑर्केस्ट्रेटेड था। नेशनल काउंसिल में 350 मेंबर्स हैं, 350 मेंबर्स ऑर्केस्ट्रेटेड थे, और अगर 350 मेंबर सारे ऑर्केस्ट्रेटेड थे तो कुछ तो खासियत होगी फिर मेरे अंदर। वही तो खासियत है, यही खासियत तो लोग अगर सारे लोग मेरी बात मानते हैं तो फिर नेता तो उसी को कहते हैं। लोग कहते हैं, मान लीजिए आप, लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर पाता आम आदमी पार्टी। नो, ये जितने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, आशुतोष को तो आप जानते हैं, बहुत पुराने, बिल्कुल आपके मित्र हैं, बहुत साल तो वो ऐसा हो सकता है कि 1995 से साथ काम कर रहे हैं, है ना। वो ऐसे व्यक्ति हैं आपको कि किसी तानाशाह के साथ काम करेंगे। बहुत फेयरली इंडिपेंडेंट है। आशीष खेतान है, कितने फेयरली इंडिपेंडेंट है, उन्होंने तो बड़े बड़े लोगों के खुलासे किए हैं। जिस किस्म के लोग जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, वो ऐसे लोग नहीं है कि किसी तानाशाह के चक्कर में आने वाले हैं। और आपको एक दिन इनवाइट करेंगे हमारी मीटिंग्स के अंदर, उस दिन आप देखेंगे कि कितनी हम लोगों के अंदर जो डिस्कशंस होती हैं, मतलब आधी से ज्यादा बात मैं रखता हूं अपनी, मेरी बातें मानी नहीं जाती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पिछली साल हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। मैं इसके सख्त खिलाफ था कि हमें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं ये चाहता था क्योंकि हमारी बैंडविड्थ ही नहीं थी, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, हमारे पास आदमी नहीं थे। और 2 महीने के बाद, दिल्ली सरकार बनाने के 2 महीने के बाद हम लोकसभा का चुनाव पूरे देश में लड़ने जा रहे थे। लेकिन योगेंद्र जी, प्रशांत जी, शांति जी और भी कई लोगों का कहना था लड़ना चाहिए। नेशनल एग्जीक्यूटिव बैठी, नेशनल एग्जीक्यूटिव ने पास कर दिया कि लड़ना चाहिए, तो हुआ, लड़ा। मैंने पूरा विरोध किया, मेरा एक वोट है नेशनल एग्जीक्यूटिव, मैंने विरोध किया, वो लोग नहीं माने। तो सब चीजों में मेरी बात नहीं मानते वो लोग। लोग कहते हैं केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, ये 2 ही नाम है। आजकल एक्चुअली ऐसा लगता है आपका टीवी चैनल देख के कि देश में सरकारें 2 ही चल रही हैं, या तो आपने ऐसा बना दिया क्योंकि आप कम्युनिकेशन के मास्टर, आपने बना दिया या तो दिल्ली सरकार चल रही है, 10 दिन से तो इंद्राणी मुखर्जी चल रही है। हाँ, आजकल केंद्र इंद्राणी मुखर्जी चल रहा है। आगे बढ़ते हुए कि ऐसा क्या कारण था कि अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू करें? रामलीला का वो दौर देखा है मैंने, जंतर मंतर का वो दौर देखा है जब अन्ना जी आए थे पहली बार। आपसे जितने लोग जुड़े थे वो टूटते गए और नए लोग जुड़ते गए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो होता ही है जिंदगी में, तो कुछ लोग छोड़ जाते हैं, कुछ लोग और नए जुड़ते हैं। आप इसको एक नेचुरल प्रोसेस मानते हैं? आपको लगता है, देखिए, अगर आप लोगों को बांध कर रख पाने में असफल रहे? नहीं, अगर हम लोगों को बांध के रख पाने में असफल होते, अन्ना आंदोलन इतना बड़ा नहीं बनता। हम लोग बहुत इंक्लूसिव लोग हैं, सबको जोड़ के रखते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तभी आंदोलन भी इतना बड़ा और तभी राजनीति भी इतनी बड़ी बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है तभी बड़ी बनती जा रही है। अगर हम लोगों को तोड़ते तो 4 लोग आज हमारे साथ नहीं खड़े होते। मान लो जो आप कह रहे हो डिक्टेटर है, जो मतलब इन लोगों ने क्या किया है, हमारे विरोधियों ने मेरी 7 जन्म छान मारे इन्होंने। मैं जब इनकम टैक्स में मैं असिस्टेंट कमिश्नर होता था तब से मेरी फाइलें निकलवा ली हैं इन लोगों ने। कुछ गलती मिल जाए कहीं पे, जब इनको कुछ नहीं मिला तो कहते हैं डिक्टेटर है, डिक्टेटर है। कुछ तो फैलाओ इसके खिलाफ, कुछ भी फैलाओ, डिक्टेटर है, डिक्टेटर फैलाने। तो सब कुछ कर लिया इन लोगों ने, इन लोगों को कुछ नहीं मिला, तो भ्रम फैलाते रहते हैं लोग। दूसरी बड़ी बात है कि आपने कहा था कि आपके टिकट बांटने में पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन कुछ ऐसे एमएलए सामने आए जिनको देखकर ऐसा लगा कि आपका जो वादा था वो गलत था, क्योंकि वो उन मानकों पर खरे नहीं उतरते थे जिसके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने टिकट देने का वादा किया था, जैसे जितेंद्र तोमर। देखिए,
हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ टिकट दिए थे। हमने लोगों से जो जो एफिडेविट में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो ली थी, उसको वेबसाइट पे डाला था। जनता के हम लोगों ने ऑब्जेक्शंस भी लिए थे, सब कुछ लिया था। इसके बावजूद भी, सारी ट्रांसपेरेंसी के बावजूद भी, दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो हो सकती है कि किसी ने अपनी पुरानी जिंदगी में कुछ गड़बड़ कर रखी हो, जो हो सकता है उस टाइम सामने ना आए। जब हम टिकट दे रहे हैं, किसी को हम टिकट दे रहे हैं XYZ को, वो उससे सारा पूछ लिया, उसने उतना बताया, जितना उसने बताया उतना हमने वेबसाइट पे डाल दिया। एक तो ये हो सकता है कि उसकी पुरानी जिंदगी में उसने गड़बड़ कर रखी हो। दूसरा ये हो सकता है कि उसने आने वाली जिंदगी में वो कुछ गड़बड़ कर दे, कब फिसल जाए। अब तो सत्ता में हम लोग, कोई कब फिसल जाए किसी का क्या भरोसा है। अगर किसी के खिलाफ कुछ गड़बड़ मिलेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जितेंद्र तोमर का जैसे ही पता चला, उसे हमने इस्तीफा दिलवा दिया। आज तक सुषमा स्वराज जी ने इस्तीफा नहीं दिया, आज तक वसुंधरा राजे जी ने इस्तीफा नहीं दिया, शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि कितना क्रेडिबल इंसिडेंट वो है, एविडेंस है उन लोगों के खिलाफ, फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी वो अपनी कुर्सियों पर बड़े हुए हैं। जितेंद्र तोमर को इस्तीफा दिलवा दिया हम लोगों ने, जैसे उसके बारे में पता चला। लेकिन आखिरी मूवमेंट तक आपकी पार्टी ये कहती रही कि एक कॉन्स्पिरेसी है। आशुतोष सड़क पर उतर आए, कुमार विश्वास सड़क पर उतर आए, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तब भी आप मानने को तैयार नहीं थे कि जितेंद्र तोमर गलत है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जितेंद्र तोमर का जब मामला सामने आने लगा, कुछ लोगों ने कहा कि डिग्री फर्जी है, डिग्री फर्जी है। मैंने उनको अपने रूम में बुलाया और रिटर्न में मैं उस फाइल की कॉपी आपको दे दूंगा। रिटर्न में मैंने उनका एक्सप्लेनेशन मांगा कि इस पे आपको क्या कहना है। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दे दूंगा। उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने कुछ ऑफिसर से एग्जामिन करवाया। उनका यह कहना था कि इन डॉक्यूमेंट्स को देख के प्राइमा फेसी लगता है कि वो निर्दोष है। यही कारण था, आपको याद होगा एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पब्लिकली मैंने जाके कहा था कि तोमर निर्दोष है। नहीं तो मैं क्यों कहता, मेरा ना तो चाचा लगता ना ताऊ लगता, मेरा क्या इंटरेस्ट है तोमर में। और आज 67 सीट्स हैं, अगर एक दो एमएलएस गड़बड़ निकलते हैं, कुछ एमएलएस, उनको अगर पार्टी एक्शन लेती है तो कोई ऐसा नहीं है कि सरकार के ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसको देख के मैंने कहा। उसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और पुलिस ने सब कुछ कहना चालू किया, ये मिला, वहां गई पुलिस और ये मिला, तो अब पता नहीं, जांच जारी है। लेकिन जैसे ही उस दिन कोर्ट के अंदर मामला गया और उन्होंने उसकी बेल रिजेक्ट की, हम लोगों ने तुरंत उसको इस्तीफा देने के लिए कहा और उसने इस्तीफा दे दिया। अब देखते हैं कि केस में क्या निकलता है। नहीं, शुरू दिन तो लोग बोल रहे थे कि इसको आतंकवादी की तरह उठा के ले गए, वो तो गलत था, वो गलत। मोदी जी ये जिस सब तरह कर से, रहे हैं। एक मिनट, सेक्रेटेरिएट में मंत्री अपने कमरे में बैठा है और उसको पुलिस की कई सारी गाड़ियां आती हैं और उसको उठा के लेके जाती हैं। मुझे लगता है पूरे सेक्रेटेरिएट के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि इस सरकार का साथ मत दो। ये मैसेज देने की, वो दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही थी पूरे सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स और पूरे मंत्रिमंडल के अंदर, और कोई मकसद नहीं था। भाई 3 बजे बताते हैं, उस शाम को एफआईआर दर्ज हुई या रात को एफआईआर दर्ज हुई, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, और सवेरे उसको गिरफ्तार करके ले गए। उसको बुला लेते संबंध लेके, वो दफ्तर पुलिस स्टेशन जाने को तैयार है। लेकिन अरविंद जी, मौका तो आपने केंद्र सरकार को दिया ना। हमने अपनी जांच के अंदर उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, मेरे पास, मुझे क्या पता वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे रहा है कि सही डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। लेकिन जिस दिन मामला कोर्ट में गया, हमने उसको इस्तीफा दिलवा दिया। इतना तो किया, चलो इतना हमने इतना किया, एक कदम हमने उठाया, अब तुम भी एक कदम उठाओ। हमने इस्तीफा दिलाया सुषमा स्वराज जी से, तुम भी तो इस्तीफा दिलाओ, केस तो दर्ज करो कम से कम। केस भी दर्ज नहीं किया अभी तक ललित मोदी घोटाले के अंदर, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। तो आपकी पार्टी की अगर बात करें तो एक विधायक हैं आपकी पार्टी के जो आपके खिलाफ धरने पर बैठे हैं, पुष्कर पुष्प, वो योगेंद्र जी भड़का रहे हैं उनको, आरोप लगा रहे हैं। हाँ, नहीं आरोप, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं सर उसको। तो पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? करेगी, समय आने पे कर देगी। आप कार्रवाई, अभी ऐसा कोई, मतलब बैठने दो, जब सबका जनतांत्रिक अधिकार है। क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ फिर से कोई सुलह की गुंजाइश है? मुझे लगता होना चाहिए, भविष्य में कभी ऐसा होना चाहिए कि सब लोग फिर से साथ आए। देखिए, सुलह तो हम सबसे करना चाहेंगे, हमारी कोई जायदाद का बंटवारा तो हो नहीं रहा भाई किसी के साथ, कोई ऐसा है कि, तो सुलह तो सबके साथ, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, पूरी कोशिश भी करते हैं। पर फिर भी कई बार राहें अलग हो जाती हैं, फिर राहें दोबारा मिल भी सकती हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके विधायक को भड़का रहे हैं, फिर भी सुलह करेंगे? फिर भी सुलह करेंगे, सबसे सुलह करेंगे। तो आप इस मंच, सर, राजनीति जो है ना, अगर आपको मैं एक छोटी सी चीज सिखाऊं
आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। गलत बुराई अगर कोई करेगा उस बुराई के खिलाफ एक्शन लेंगे। और जैसे जितने दोस्त मान लीजिए कल छोड़ के गए, मान लीजिए किरण बेदी है कल को छोड़ के गई, अगर आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, कभी अगर आना मतलब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, किरण बेदी सबको ओपन इन्विटेशन, सबको ओपन इन्विटेशन है सर। आइए फिर से आम आदमी पार्टी। बिल्कुल आइए सर। दूसरी जो बात आपके बारे में कही जाती है कि आप ऐसे बयान दे देते हैं जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ती है। जैसे दिल्ली पुलिस वालों को आपने ठुल्ला कहा, उसके बाद आपने रिग्रेट जता दिया। ऐसा क्यों? आपको नहीं पता था कि ठुल्ले शब्द का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है आप बताइए। मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, आप बताइए। जैसे आपको नहीं पता मुझे भी नहीं पता। फिर आपने इस्तेमाल कैसे किया? सर बोलचाल के अंदर आप जानते हैं कि बोलचाल के अंदर इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। एक डेरोगेटरी शब्द है। बोलचाल करते हैं कि नहीं करते? सब लोग करते हैं। तो बोलचाल में अगर आप मेरा वो देखेंगे जो मैंने बोला था, वो कोई किसी भावना से किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोला गया था। वो बोलचाल में निकल गया शब्द, उसको पूरा एकदम मतलब 24 घंटे डिबेट होते हैं फिर शाम को उसके ऊपर। और मतलब ये लोग जो कर दें, कत्ल भी कर दें तो डिबेट नहीं होते, हम लोग एक ठुल्ला भी बोल दें तो डिबेट हो जाते हैं। पर मेरा ये कहना था, उसके बाद मुझे लगा कि कई ऐसे ईमानदार डिबेट होते हैं फिर शाम को उसके ऊपर। और मतलब ये लोग जो कर दें, कत्ल भी कर दें तो डिबेट नहीं होते, हम लोग एक ठुल्ला भी बोल दें तो डिबेट हो जाते हैं। पर मेरा ये कहना था, उसके बाद मुझे लगा कि कई ऐसे ईमानदार पुलिस वाले थे जिनकी भावनाओं को उसकी वजह से ठेस पहुंची। मैं अपने किसी भी शब्द से या किसी भी कर्म से ठीक लोगों को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, तो मैंने माफी मांगी उसके बारे में। इसको अप्रिशिएट कीजिए सर, माफी कौन मांगता है नहीं तो आज की राजनीति में। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगते रहते हैं, आपने सरकार छोड़ी उसके बाद पूरे दिल्ली में माफी मांगते तो अच्छी बात है कि अपनी गलती को मानना अच्छी बात मानी जाती है अपने संस्कारों में। तो पहली बार भारत की राजनीति में ऐसे हो रहा है कि अगर कोई गलती करे तो उसकी माफी मांगता है, नहीं तो आज तक कब हुआ? लोग पूरा का पूरा सब कुछ लूट लेते हैं फिर भी माफी नहीं मांगते। हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए तो हम माफी मांग लेते हैं। हम सुधर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। सुधरी हुई देखेगी दिल्ली की जनता। वो तो कह रहे हैं आप झगड़ रहे हैं, सुधर नहीं रहे। ना झगड़ रहे हैं, झगड़ तो वो रहे हैं, वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। झगड़ तो वो रहे हैं सर, हम सबसे जाके मिलते हैं। देखिए, हमने प्रधानमंत्री जी से भी कई बार मुलाकात की है, हम मंत्रियों से भी इनके सबसे मिल रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और सब लोगों को कह रहे हैं कि भैया राजनीति जो करनी थी चुनाव के पहले कर ली। अब केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, मिलके काम करते हैं ना। क्यों लड़ रहे हो हमसे? हर चीज को मैं आज ऑर्डर पास करता हूं, दिल्ली में सर्कल रेट बढ़ने चाहिए। किसानों के पहले 53 लाख रुपए एकड़ में उनको मुआवजा देते थे केंद्र सरकार, जब उनकी जमीनें या दिल्ली सरकार छीनती थी 53 लाख रुपए एकड़। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दिल्ली में कहीं 53 लाख के रुपए, 4-4.5 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, मार्केट रेट। हमने कहा भाई हम किसानों को मार्केट रेट देंगे, हमने रेट कर दिया 4.5 करोड़। उन्होंने ऑर्डर नल एंड वॉइड कर दिया। जो मैं ऑर्डर पास करता हूं अगले दिन वो नल एंड वॉइड कर देते हैं। अगले दिन, आज तक भारत के इतिहास में 69 साल में किसी गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री का एक भी ऑर्डर नल एंड वॉइड नहीं किया। दिल्ली सरकार बने 1992 में, दिल्ली में सरकार बनी थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट। 23 साल के इतिहास में किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शीला दीक्षित जी का, मदन लाल खुराना का, साहिब सिंह वर्मा का, किसी का ऑर्डर नल एंड वॉइड नहीं किया। मैंने सारा उठा के देख लिया, सारी फाइलें देख ली। हमारे पिछले 6 महीने के अंदर 30 ऑर्डर नल एंड वॉइड कर दिए इन्होंने। बताओ हमारी शक्ल खराब है, हम बुरे हैं क्या? हमसे क्या दुश्मनी है? बताओ हमने क्या उखाड़ा इनका? लेकिन हकीकत यह है कि आप जानबूझकर टकराव मोल लेते हैं। कारण मैं बताता हूं। एक मिनट। एनसीटी एक्ट क्या कहता है? एनसीटी एक्ट ये कहता है कि जो सुप्रीम पावर है दिल्ली के अंदर, चूंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए उपराज्यपाल के पास है। नहीं लिखा, दिखाओ कहां है? सो जीएनसीटी एक्ट लाओ भाई, प्रिंट आउट लेके आओ कंप्यूटर से। जीएनसीटी एक्ट की धारा आपने दिखा दो जीएनसीटी एक्ट के जिसमें लिखा हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के फाइलें जाएंगी। कहीं नहीं लिखा। ऑन द कॉन्ट्रेरी 2011 की एक चिट्ठी है मेरे पास, जब शीला उस चिट्ठी का आप हवाला देते हैं जिसको रेफरेंस बनाकर चिदम्बरम जी को लिखा गया था और चिदम्बरम जी से वो चिट्ठी वापस आई थी। हाँ, लेकिन कानून मुझे दिखाइए आप। तो कानून में कहां लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के फाइलें जाएंगी? किसी अखिलेश यादव जी को फोन करके पूछ लो। नहीं, वो एक पूर्ण राज्य है।
नहीं, यहाँ पर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। मैं आपको बताता हूं पूर्ण राज्य और आधे राज्य में क्या प्रॉब्लम है। पूर्ण राज्य के अंदर सारे स्टेट लिस्ट होती है, उसके सारे सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास है। दिल्ली के अंदर 3 सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, समझ गए? तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। ये 3 आप रखिए। हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे कि पुलिस भी हमारे पास आए, लेकिन आज हम मानते हैं कि आपके पास है, उस पर कोई झगड़ा नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स दिल्ली सरकार के पास हैं और कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ऑन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, बाकी को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहते हैं, इज एग्जैक्टली द सेम एज द रिलेशनशिप बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ एनी अदर स्टेट। तो इन सब्जेक्ट, तो अखिलेश यादव जी कोई भी फाइल गवर्नर के पास नहीं भेजते। अभी लौटा दिए गवर्नर ने उनकी लोकायुक्त की फाइल। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एक सेक्शन 23 होता है टीबीआर का, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का, जिसमें लिस्ट दी हुई है कौन कौन सी फाइल्स गवर्नर के पास जाएंगी। हमारी भी एक लिस्ट है कि कौन कौन सी फाइल्स एलजी साहब के पास जाएंगी। पर आप तो भेजते ही नहीं। वो सारे भेजते हैं हम, जो उस लिस्ट में। आपने लैंड वाली भेजी, आपने कहा कि जमीन जो है वो केंद्र के पास है, आपने भी कहा। नहीं, सर्कल रेट का मामला लैंड के इसमें नहीं आता, वो डिफरेंट एंट्री के अंदर आता है, वो इसके लैंड के अंदर नहीं आता। सर्कल रेट का मामला वो चिदम्बरम साहब की चिट्ठी देखिए, अटॉर्नी जनरल ने, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री ने ओपिनियन दिया हुआ है कि ये मामला जो है दिल्ली सरकार तय करेगी। तो अगर सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री कह रही है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री कह रही है कि दिल्ली सरकार सर्कल रेट तय कर सकती है, फिर अगर वो नल एंड वाइड करते हैं, फिर जब आप कहते हो कि हम लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई हम नहीं कर रहे सर, हम तो प्यार और मोहब्बत से जीना चाहते हैं, वो लड़ाई वो कर रहे हैं सर। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मोदी के पैरेलल खड़े हो सके। सर वो कर रहे हैं हमें अपने पैरेलल खड़ा। मैं तो कह रहा हूं हमारी सरकार चलने दो, क्यों हमें जबरदस्ती आप लोगों ने उठा रखा है? वो सरकार चलने नहीं देते हमारी। लेकिन मैं एक चीज बता दूं सर, अब इनके नल एंड वाइड को भी झेलने की हमें तरकीबें आ गई हैं। सरकार बहुत अच्छी चल रही है सर, खूब दनादन टनाटन चल रही है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और ये करते रहें, ये जितने मर्जी अरोड़े अड़ाते रहें, जनता देख रही है देश की। अब तो पूरे देश में हो गया कि मोदी जी दिल्ली की सरकार नहीं चलने दे रहे, मोदी जी दिल्ली की सरकार नहीं चल रहे। और दिल्ली वाले बहुत खुश हैं सर, जितने अभी तक निर्णय लिए हैं बहुत खुश हैं सर। मोदी जी का जानबूझकर नाम घसीटते हैं, गलत है सर, गलत है। मैं इन दिनों में मई जून के महीने में जब इन्होंने ये सारा तमाशा शुरू किया, एक बार तो फ्रैंकली थोड़ा सेटबैक लगा था हम लोगों को, हमें समझ नहीं आया हम कैसे डील करें इसको। मैं फिर उसके बाद कई सारे नेताओं से मिला, कई ऑफिसर से मिला सेंट्रल गवर्नमेंट में, बीजेपी के टॉप के लीडर से मिला, बीजेपी के मंत्रिमंडल में कई लोगों से मिला। भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो? सब लोगों का एक ही कहना है कि पीएमओ से ऑर्डर आ रहे हैं सर, पीएमओ वो कह रहे हैं कि हमारी बिल्कुल नहीं चल रही है। तो नजीब जंग साहब भी बहुत अच्छे हैं, बस्सी साहब भी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बुरे हैं। ऑर्डर पीएमओ से आ रहे हैं सर। मैंने अभी प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिला था उस दिन, मैंने आप तो मिलते रहते हैं, आप बोलिए ना उनको, मैंने आप बोला पीएमओ से ऑर्डर क्यों करवाते हैं? मैं उनको बोला, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर सारे देश के अंदर मतलब ये है कि पीएमओ काम नहीं करने दे रहा, तो आप अगर हमसे किसी बात से नाराज हैं तो आप हमें बता दीजिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, कोई ठीक कर रहे हैं। यू आर द फादर फिगर फॉर ऑल ऑफ अस एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर है, इज अ फादर फिगर। मैंने कहा अगर आपका स्वच्छ भारत का अभियान है, मैंने कहा मैं दिल्ली को साफ करके दिखाऊंगा आपको, आप हमारा साथ दीजिए, ये जितने टांग अड़ा रहे हैं, ये रोज की रोज नल एंड वाइड, इसको रोक दीजिए। मैंने कहा मैं आपको 2 साल में दिल्ली साफ करके दिखाता हूं, आप हमारा समर्थन कीजिए। मैंने कहा उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? मोदी जी को मिलेगा। कल को कोई राष्ट्रपति आएगा बाहर से, वो केजरीवाल को थोड़ी जानता है, वो तो कहेगा मोदी जी देखो प्रधानमंत्री आए और उन्होंने दिल्ली को कितना खूबसूरत बना दिया। तो मैं कहा क्रेडिट सारा आप ले लीजिए, हमें काम करने दीजिए, बस ये रोज रोज के जो केंद्र की तरफ से टांग अड़ाई जा रही है ये बंद करवा दीजिए। बड़ी बात, शकुंतला गैमलिन, आपको उनके अपॉइंटमेंट पे भी दिक्कत थी? हमें क्या दिक्कत है? ये गलत स्टोरी छप रही है जो आपने एक नया अधिकारी अपॉइंट कर दिया, हाल ही में छपी सर, वो खबरें गलत है। आपने IRS दोस्त को कर दिया अपॉइंट, वो 2 महीने से छुट्टी पे गई हुई है। जब कोई ऑफिसर छुट्टी पे जाता है तो उसका एक लिंक ऑफिसर होता है, लिंक ऑफिसर चेतन सांघी है, चेतन सांघी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर है, वो लिंक ऑफिसर है, ये सेक्रेटरी है। तो ये 2 महीने से चल रहा है अरेंजमेंट। जब वो छुट्टी पे गई हुई है तो किसी अफसर को लगाओगे कि नहीं लगाओगे? दूसरी तो आप झूठी मूठी खबरें आप लोग चला देते हैं हमारे खिलाफ, फिर कहते हैं आप खंडन भी नहीं करते हैं उसका, रोज अखबारों में रोज बस खंडन ही करते रहे सर बैठ के, सरकार तो चलानी बंद कर दे, आप लोग झूठी खबरें छापो, हम खंडन करते रहे। अरविंद केजरीवाल जी, आपने शकुंतला गैमलिन के बारे में पब्लिक मीटिंग के अंदर बोला,
जनरली चीफ मिनिस्टर्स ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं करते हैं। आपने उन पर यह आरोप लगाया कि वो बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रही थी। अगर आपने शकुंतला गैमलिन के बारे में पब्लिक मीटिंग के अंदर बोला, जनरली चीफ मिनिस्टर्स ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं करते हैं। आपने उन पर यह आरोप लगाया कि वो बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रही थी। अगर वो ऐसा कर रही थी तो मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप कहते हैं कि करप्शन को लेकर आपका जीरो टॉलरेंस है। आपने उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं बैठाई? चल रहा है, पता चल जाएगा आपको कौन सी, कहां से जांच हो रही है? थोड़ा खुलासा करिए ना, क्योंकि अभी तक पब्लिक नहीं जानती है की जरूरत नहीं है सर। एक्शन हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, एक्शन हो जाएगा। नोटिस गए हुए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है, विजिलेंस मोदी जी के अच्छा पास ठीक है, विजिलेंस जांच कर रहा है, कोई इंटरनल कमेटी जांच कर रही है, इसका तो खुलासा करिए। उसकी करने की जरूरत नहीं है सर, आप देख लीजिएगा थोड़े दिन में, उसकी जांच चल रही है और उसका रिजल्ट आ जाएगा। टाइम बाउंड रिजल्ट आएगा? नहीं, टाइम बाउंड ही आना चाहिए। कितने दिनों में? ये सब छोड़िए, आप क्यों ग्रिल कर रहे हैं मेरे को, कितने दिनों में रिजल्ट आएगा? जनता जानना चाहती है ना, करप्शन का मामला। मैंने बता दिया, करप्शन का मामला है, करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जांच चल रही है, जांच के नतीजे आ जाएंगे। एक जनरल परसेप्शन ये है कि नजीब जंग साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने तो ये सुना कि आप सुबह उठते हैं तो नजीब जंग का नाम लेते हैं, दोपहर होती है तो नजीब जंग का नाम लेते हैं, और ये सोचते हैं कि आज कौन सी फाइल वापस आएगी। नहीं, ऐसा नहीं, हम सरकार चलाते हैं और उनकी मजबूरी है। बिकॉज आज अगर वो बेचारे मुझे तंग ना करें तो उनको हटा दिया जाएगा। आज उनको रखा ही इसलिए हुआ है कि इसको काम मत करने दो। लेकिन आपने उनके लिए कहा अमित शाह के घर का चपरासी भी अगर उनको बुलाए तो वो दौड़े चले आएंगे। ये डेरोगेटरी नहीं है क्या? हाँ ठीक है, भाषा हो सकती है। आप मतलब हमारी भाषा पे भी ठीक है, हम यार गांव के पैदा हुए हैं तो कई बार भाषा फिसल जाती है, माफ कर दीजिए उस बार। अब कहोगे माफी क्यों मांगता है? जीने नहीं देते, मांगो तो प्रॉब्लम, माफी नहीं मांगो तो प्रॉब्लम माफी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि नजीब जंग साहब को ऊपर से जितने निर्देश आ रहे हैं उनको मानना पड़ रहा है, चाहे गलत हो सही हो, मजबूरी में उनको मानना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जनता भी आपसे कई सवाल पूछना चाहती है। हमारे जो बच्चे हैं, आज प्रणब मुखर्जी ने क्लास ली, प्रधानमंत्री जी ने क्लास ली, नहीं, ये आपकी क्लास नहीं लेंगे, लेकिन ये वो युवा पीढ़ी है जिसने आपको पसंद किया है दिल्ली के अंदर। पहला सवाल, युवा ही देश की उम्मीद है। बोलो बेटा। सर, डेली यूजेस में जो ग्रामीण सेवा चल रही है, सर उनके परमिट क्यों रद्द किए जा रहे हैं? जब सरकार ने गाड़ी लॉन्च की थी तो उन्होंने बोला था कि 15 साल तक उन गाड़ियों को कुछ भी नहीं होगा, और अब 5 साल में उनके परमिट रद्द किए जा रहे हैं। ग्रामीण सेवा के? हाँ जी सर। मैं एग्जामिन कराता हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं एग्जामिन करा लेता हूँ। अगर गलत हो रहा है आप एक काम करना, एक कागज पे लिख के अभी इस प्रोग्राम के बाद मुझे तुरंत दे देना, ठीक है? मैं इसको एग्जामिन कराता हूँ। एक अगला सवाल, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर, कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जितने भी दिल्ली में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेट्रो में छूट वगैरह होगी 50%, तो क्या सच है? मेट्रो का भी नहीं है यार, किसी ने पता नहीं कैसे, मेट्रो का नहीं है, किसी ने कई बार, जैसे मैं कह रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन पे भी छप जाती है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो हम करने जा रहे हैं, एक तो वो 10 लाख रुपए के लोन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब माँ बाप से आते हैं और वो 12वीं के बाद, आजकल कॉलेज की बहुत एक्सपेंसिव हो गई एजुकेशन, वो पैसे नहीं दे पाते, तो उनके लिए हम, और जब वो लोन लेने जाते हैं बैंक से तो बैंक कहता है जमीन गिरवी रखो, घर गिरवी रखो। कहां से लाएं जमीन, कहां से लाएं? है ही नहीं, अगर होता तो फिर पैसे क्यों? तो अब हम 10 लाख रुपए तक का लोन जो है, आप लोग केवल फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भर के आप बैंक को देंगे और बैंक आपको तुरंत लोन दे देगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और गारंटी आपको देने की जरूरत नहीं है, गारंटी दिल्ली सरकार देगी आपके नाम पे। जब आप पास आउट हो जाओगे और आपकी नौकरी लग जाएगी, तब आप 15 साल में उस लोन की किश्तों में आप इजी इंस्टॉलमेंट से आप पैसे वापस कर सकते हो। तो क्या ऐसा कंसेशन खाली प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट? नहीं, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। सर, मुझे पूछना था कि आपने बोला था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आप उनमें बेड्स प्रोवाइड करवाओगे, तो मुझे इसकी प्रोग्रेस के बारे में जानना था। अभी एक बेड का वो एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करके आया हूं। पहले वो 200 बेड का था और उसको हमने 800 बेड का बना दिया। तो अगले 2.5 साल के अंदर हम दिल्ली में 10,000 नए एडिशनल बेड लाने वाले हैं दिल्ली के अंदर। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये जो मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों ने, आम आदमी क्लिनिक के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? आम आदमी क्लिनिक आप सारे जाके देखिएगा,
पीतमपुरा में है, वहां पे हमने बनाया, झुग्गी बस्ती है, झुग्गी बस्ती के अंदर एक छोटा सा क्लिनिक बनाया है, एयर कंडीशनड क्लिनिक है, बहुत ही अच्छा है, और एक डॉक्टर बैठती हैं, दिन में 200 के करीब पेशेंट्स देखती हैं, और कोई डॉक्टर के चार्जेस नहीं लगते, 50 टेस्ट उसमें फ्री में होते हैं और सारी दवाइयां फ्री में मिलती हैं। अब 1000 ऐसे क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक पूरी दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर आपको डॉक्टर की, दवाइयों की और इसकी सुविधा मिलने जा रही है। इसी तरह से जितने सरकारी स्कूल हैं, आपने देखा सरकारी स्कूलों की हालत कितनी खराब है। सरकारी स्कूलों में जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं, उन स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हम जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन जो अब नए स्कूल बन रहे हैं, वो नए स्कूल आप देखेंगे कि प्राइवेट के जितने बेस्ट से बेस्ट स्कूल है दिल्ली के अंदर, उससे भी ज्यादा अच्छे आपको प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल दिखाई देंगे। और उनके अंदर टीचर्स को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं ताकि अच्छी पढ़ाई हो सके। मुझे उम्मीद है कि 3 साल के अंदर आपको शिक्षा के अंदर भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज दिल्ली के अंदर दिखाई देगा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के अंदर। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का क्या करेंगे जो लाखों की हाँ, फीस प्राइवेट है? स्कूलों में बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट स्कूलों में 2-3 तरह की दिक्कत आ रही है। एक दिक्कत ये आ रही है कि वो अनापशन आप फीस बढ़ा देते हैं, उसके ऊपर अभी एक कानून ला रहे हैं। अभी समय इसलिए लग गया क्योंकि हमने तमिलनाडु का कानून बताते थे अच्छा है, महाराष्ट्र का कानून, राजस्थान का कानून, और सबके कानून हम स्टडी कर रहे थे। फिर वहां पे हमारी टीम्स गई हैं, महाराष्ट्र भी गई, राजस्थान भी गई, तमिलनाडु भी, उनसे पूछने के लिए, जनता से पूछने के लिए, ऑफिसर से पूछ क्या दिक्कतें आई इसको इंप्लीमेंट, वो सब अब आ गया है और एक रफ ड्राफ्ट अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा। तो फीस को करने के लिए एक तो लाया जा रहा है ड्राफ्ट, दूसरा नर्सरी के एडमिशंस में बड़े धांधलीबाजी होती है, उसके लिए भी एक कानून लाया जा रहा है, और तीसरा जो इलीगल डोनेशंस लिए जाते हैं उसको रेगुलेट किया जा रहा है। इन 3 चीजों में प्राइवेट स्कूलों पे भी ये सब बच्चे जानना चाहते हैं कि नए कॉलेज आप कहां खोल रहे हैं? नए कॉलेजेस खुलेंगे, उसमें जमीन कहां है आपके पास? जमीन डीडीए देगी ना सर, वो तो देगी नहीं, आपको आप करेंगे। मोदी जी से लेंगे। आपने रिक्वेस्ट की है मोदी जी से? रिक्वेस्ट की है, डीडीए को की हुई है। डीडीए को एक तो स्कूलों के लिए, अब ये देखिए दिल्ली में कितनी दिक्कत है। अगर आज आपको बिहार में कोई कॉलेज खोलना हो तो बिहार सरकार की सारी जमीन है, तो जमीन तो उनके पास फ्री में आ जाती है। हमें अगर कोई भी अस्पताल खोलना हो, कोई डीटीसी का डिपो खोलना हो, तो हमें डीडीए से जमीन खरीदनी पड़ती है, और वो डीडीए देता है जमीन 4 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से या 10 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से। तो मेरे को ना केवल स्कूल और कॉलेज का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है, जमीन का भी 10 करोड़ रुपए का खर्चा बर्दाश्त। ये तो गलत है। जमीन तो हम लोगों की है ना, जमीन तो इनकी है, जमीन तो दिल्ली के लोगों की है। वो जमीन के लिए अब हम कोर्ट बनाना चाहते हैं, दिल्ली में कोर्ट्स की कमी है। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में कोई भी केस अगर हो तो 6 महीने के अंदर उसका निपटारा होना चाहिए। हम नए कोर्ट बनाना, डीडीए कह रहा है 4 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से। जुडिशरी भी, न्यायालय बनाने के लिए भी हमें अगर जमीन अपने से ही खरीदनी पड़ेगी तो ये तो गलत बात है। तो वेंकैया नायडू जी से इस बारे में बात हुई थी, उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। अरविंद जी, आपने स्वच्छ भारत की बात की, आपका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि स्वच्छ भारत के अभियान से ऐसा लगता है कि दिल्ली के भी गलियां भी साफ नहीं हो पा रही। देश में एक भी गली साफ नहीं हुई, एक भी गली साफ? आप बता दो, कोई आपका कैमरा दिखा दो। 100 करोड़ रुपए 7 आरसीआर के सामने पूरा साफ हो गया है। वो तो पहले से ही साफ था सर। 7 आरसीआर के तो आपके घर के सामने भी पूरा साफ हो आगे गया। पीछे दाएं बाएं सारा पहले से ही साफ था। मेरा ये कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो अभियान चलाया गया, उस अभियान के तहत क्या कोई सफाई हुई है या प्रचार हुआ है? अभी तक ऐसे लगता है, आप ही के चैनल में चल रहा था शायद, 100 करोड़ रुपए कितने खर्च हुए हैं? लगभग 100 करोड़। 100 पहला करोड़ इनिशियल बजट था एडवर्टाइजिंग का। इस गली तो साफ हुई नहीं। आपका भी 526 करोड़ का एडवर्टाइजिंग का। हम काम कर रहे हैं सर, हमने देखो। अच्छा, वो काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। बताओ कहां सफाई हुई? राष्ट्रपति जी का भाषण अच्छा था, आज आपको अच्छा लगा, उसका प्रचार किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने प्रचार किया भाई लाइसेंस प्रणाली रद्द कर रहे हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट निकाले। आप सुझाव दीजिए। इवेंट्स दिल्ली के अंदर जो इवेंट्स हुआ करते थे पहले, वो सारी की सारी इवेंट इंडस्ट्री उठ के दिल्ली के बाहर चले गई है पिछले 10 साल में। बहुत ही जल्दी आप 15-20 दिन के अंदर देखोगे इवेंट्स की नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। अब अगर दिल्ली के अंदर नेशनल इंटरनेशनल कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उनका सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा सर, उनको कुछ घंटों के अंदर उनको अप्रूवल दिया जाएगा। सारी इंडस्ट्री को हम वापस दिल्ली के अंदर लेके आएंगे। अगर गवर्नेंस की बात करें, आपने सबसे ज्यादा इंफोसिस बिजली और पानी पे दिया था, अब आपने किया। हाँ। मैं मानता हूं आपने वादा निभाया, और लोग भी जानते हैं और जनता खुश है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि टैरिफ कम करना होगा, तो मोदी जी को जो पुराना एग्रीमेंट है उसको रद्द करना होगा, तो आपने पासिंग द बक कर दिया। नहीं, हम लोगों ने, पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने
दिल्ली में बिजली नहीं बनती है। वो कुछ अखबारों में जो खबरें छपी थी वो समझ नहीं पाए, उन्होंने सारा घालमेल कर दिया था उसमें रिपोर्टिंग में। दिल्ली में बिजली नहीं बनती है। तो जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, दिल्ली की डिस्कॉम नहीं, दिल्ली की डिस्कॉम, उसमें कुछ अखबारों में छपा कि हम दिल्ली के डिस्कॉम का लाइसेंस कैंसिल करना चाहते हैं। दिल्ली के डिस्कॉम के लाइसेंस कैंसिलेशन का भी कोई मुद्दा नहीं है। जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं वो गुजरात में हो सकती है, राजस्थान में हो सकती है, कहीं भी है। वो कंपनियों के साथ पिछली सरकार ने 30-30 साल का एग्रीमेंट कर लिया, 5.5, 6, 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली के हिसाब से उन दिनों में। आज 2.5 रुपए से 3 रुपए के यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है मार्केट में, और 10 साल 15 साल का एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है हमारे साथ। तो पिछली सरकार ने गलत किया। अब पिछली सरकार की गलती का ये लोग क्यों खामियाजा भुगते हैं? इन्होंने क्या गलती कर दी? तो हम ये कह रहे हैं जो पिछले एग्रीमेंट थे वो कैंसिल करने की पावर सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री के पास है। पीयूष गोयल जी के से सतिंदर जैन की 3-4 मुलाकातें हो चुकी हैं। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दीजिए, हम कैंसिल करा देंगे। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो बोले कि नहीं, हम कैंसिल नहीं कराएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर, और ये सारी सेंट्रल, ये जो है इसमें ये कोई प्राइवेट कंपनियां नहीं है, सारी सरकारी कंपनियां हैं जिनसे 30 साल के एग्रीमेंट हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इसको कैंसिल करा सकती है। तो मतलब आगे आप कहेंगे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेट कम नहीं कराए, अब पुराने रेट पे वापस आ जाओ। नहीं, कहां कह रहे हैं, रेट तो कम हो रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर ये हो जाए तो इससे भी आधे हो जाएंगे। मतलब इतना जबरदस्त असर पड़ेगा बिजली के सेक्टर पे कि आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने कम हो सकते हैं बिजली के रेट। बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है देश में जो गुजरात से निकला है, जिसको हम आरक्षण आंदोलन बोल रहे हैं। हार्दिक पटेल फिलहाल उसकी अगुवाई कर रहे हैं। वो आपके प्रशंसक थे। आम आदमी पार्टी में उनके जो नंबर 2 हैं, उन्होंने गुजरात से चुनाव भी लड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल क्या उनके समर्थन में खड़े होंगे अगर आपसे मौका मिलता है तो मुझे लगता है जो कुछ भी किया उन्होंने, मोदी जी ने हार्दिक के साथ, वो ठीक नहीं किया। ऐसे मारना पीटना तो नहीं चाहिए। जिस बेदर्दी के साथ पुलिस ने मारपीट की पूरे आंदोलनकारियों के साथ, वो तो ठीक नहीं किया। आखिरी फिल्म आपने माझी देखी? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी देखी आप लोगों ने? बहुत अच्छी है ना, बहुत इंस्पायरिंग है। आप मुझसे कह रहे हैं कि आप हर बात में राजनीति लाते हैं, वहां पर भी आप राजनीति ले आए। आपने बयान दे दिया कि बिहार का असली डीएनए ये है कि नहीं है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं डीएनए तो वही है सर, लेकिन वहां पर भी राजनीति बिहार ने इस देश के बहुत बड़े बड़े लोगों को पैदा किया है सर। और आप एंशिएंट इंडिया से उठा के देख लीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति आके कहता है बिहारियों का डीएनए खराब है, बिहारियों का नहीं, नीतीश कुमार की बात की थी उन्होंने, तो वो गलत है। ऐसे किसी के ऊपर इस तरह की केजरीवाल नक्सली है, इसका डीएनए खराब है, उसका ये खराब है, बांसल गोत्री खराब है, अग्रवाल सारी खराब है, अग्रवाल समाजी खराब है, ये ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति लोग पसंद नहीं करते। पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए। आज वेलकम बैक रिलीज हुई है, जा रहे हैं आप देखने? कैसी है? मैं पूछूंगा पहले, अगर अच्छी होगी तो जाएंगे, पक्का जाएंगे। मूवीज बड़ी पसंद है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत। हम कॉलेज के दिनों से, एकेडमी के दिनों से जाया करते थे। जब हम एनईडीटी में नागपुर में थे अपनी एकेडमी में, तो हमारा एक दोस्त होता था, बैचमेट मोहित, वो उसका एक सिनेमा हॉल होता था लखनऊ में। तो उसे मूवीज का बहुत शौक था, उसने हमें आदत डाल दी। वो क्या करता था, पूरे के पूरे बैच के लिए टिकटें खरीद के ले आता था। फिर सबको दे आती थी तो उसको अपना कंट्रीब्यूशन दे देते। पूरा का पूरा बैच हमारा हर फिल्म देखने जाते, हर हफ्ते हम लोग जाया करते थे। फिर तब से फिर शादी हुई तो मेरी वाइफ को भी फिल्में बहुत पसंद थी, तो लगभग हर फिल्म चाहे अच्छी बुरी सारी देखा करते थे उन दिनों में। तो बिहार में क्या आप कैंडिडेट उतारेंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी बिहार का चुनाव नहीं लड़ेगी। चलिए, बड़ा अनाउंसमेंट किया आपने। चलते चलते आपने इंसान का इंसान से भाईचारा तो हमको कई बार सुनाया है, लेकिन आज कोई दूसरा गाना सुना दीजिए। सर मेरे को एक वही आता है, मेरी आवाज बहुत खराब है, या एक वो है, वो भी मैंने कई बार गाया, ये हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो जाए। आप लोग गाएंगे सारे मेरे साथ? जोर से गाना पड़ेगा, जोश के साथ। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस लाइन का मतलब है कि हमारे देश की पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हिमालय जितनी हो गई, उसे पिघलाना पड़ेगा। लेकिन जिस आवाज के साथ आप लोग गा रहे हो उससे तो चुईया भी नहीं मरने वाली आप लोग। तो मैं भी जोर से बोलूंगा, आप भी जोर से बोलेंगे, पूरे जोश के साथ बोलेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी
चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद हिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अरविंद जी, आपको इलेक्शन के वक्त याद है कि हमारी एक सांकेतिक शर्त लगी थी और आपने मुझसे कहा था कि कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी। उसके बाद आपने अभी तक मेरे लंच का न्योता कबूल नहीं किया है। आप बताइए कब आना है। आप डिसाइड कर लीजिए, नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड। लेकिन आप घर आएंगे, मैं आपके घर आऊंगा और मैं खाना बनाऊंगा। ये पूरे देश को वादा है। चलिए, नेक्स्ट वीकेंड पक्का रहा। अरविंद केजरीवाल जी, आपने हमसे बात की, इतना वक्त दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you तो so संवाद में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।